हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है फेजर डायग्राम। क्या है फेजर डायग्राम? क्या होता है फेजर डायग्राम, समझते हैं। ठीक है। अगर हम सेम फ्रीक्वेंसी के अगर हम सेम फ्रीक्वेंसी के अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को रोटेटिंग वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें अलोंग विद देयर फेज एंगल, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम? फेजर डायग्राम। क्या बोला मैंने कि अगर हम सेम फ्रिक्वेंसी के अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को रोटेटिंग वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें अलोंग विद देयर फेज एंगल, उसी को क्या बोलते हैं हम? फेजर डायग्राम। ठीक है। कैसे बनता है फेजर डायग्राम, समझते हैं। सपोज हमारे पास अल्टरनेटिंग सोर्स है जिसकी इक्वेशन है E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें जो करंट हमको मिल रहा है वो मिल रहा है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, वेयर फाई इज द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, बिटवीन ई एंड आई। तो देखो कैसे बनाएंगे फेजर डायग्राम। ठीक, ये सेंटर होगा। जैसे कि अब ये देखो, अगर मैं पहले प्लॉट करूं वोल्टेज को, तो जो वोल्टेज है वो कितना एंगल बना रही है? वो बना रही है ओमेगा टी। ठीक है, तो ओमेगा टी करेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। ये जो एंगल होगा ये होगा ओमेगा टी। और ये जो वेक्टर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस अल्टरनेटिंग वोल्टेज। यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो होगी, एरो का जो हेड है वहां पे मिलेगी वैल्यू ई नॉट। और वाई एक्सप्रेस का जो प्रोजेक्शन है वो देगा हमको क्या? इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यानी कि ये होगा ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी विच इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है। अब इस पर अगर मैं ड्रॉ करूं किसको? करंट को, तो देखो करंट कैसे ड्रॉ होगा इस पर। देखो जो करंट का मैक्सिमम करंट जो होगा वो मैक्सिमम वोल्टेज से कम होगा। ठीक है, जब करंट क्या होता है वी, सॉरी वोल्टेज क्या होते हैं वी इक्वल्स टू आई इनटू आर, और करंट होता है आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, यानी कि वोल्टेज से कुछ टाइम रेजिस्टेंस टाइम कम होता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आएगा। यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो होगी आई नॉट, और ये जो एंगल होगा बिटवीन किसके बीच में? अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट, ये कितना होगा? फाइव। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस देखूं तो टोटल एंगल कितना हो गया? ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये जो वैल्यू होगी इसकी वाई एक्सिस पे, ये क्या होगी? इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये होगी आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये होता है फेजर डायग्राम। ठीक है, इसको ऐसे करके रोटेशन के दिखा सकते हैं। रोटेटिंग वेक्टर है, ये रोटेट करते हैं अलॉन्ग विद फेज एंगल। ठीक है, ये होता है फेजर डायग्राम। ठीक है, अब हम बात करेंगे अलग अलग सर्किट के लिए कैसे बनेंगे फेजर डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे एसी सर्किट विद रजिस्टर ओनली। ठीक है, तो सबसे पहले जो देख रहे हैं फेजर डायग्राम किसका देख रहे हैं? फर्स्ट देख रहे हैं एसी सर्किट विद रजिस्टर ओनली। ठीक है, एक ऐसी सोर्स है जिससे हमने सिर्फ क्या लगा रखा है? रजिस्टर। इसी को बोलते हैं प्योरली रजिस्टिव सर्किट। क्या बोलते हैं इसी को? प्योरली रजिस्टिव सर्किट, है ना, एसी सर्किट। चलिए, ये हमारे पास सर्किट है, इसमें एक रजिस्टर लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है कैपिटल आर। ये है एसी सोर्स। एट एन इंस्टेंट इसकी जो ईएमएफ है वो है, ईएमएफ या वोल्टेज वो है ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है टाइम टी वो है आई, और आई इक्वल्स टू होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये वैल्यू है रेजिस्टेंस की। ठीक है, एट टाइम टी, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं हम टाइम टी। जो करंट है वो होगा आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। या फिर करंट छोड़ो, बात करते हैं पहले वोल्टेज की। करंट तो बाद में हम कैलकुलेट कर सकते हैं भाई यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमको गिवन है सोर्स की वो है ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसी इंस्टेंट पर करंट कितना होगा, है ना? एट द सेम इंस्टेंट करंट थ्रू सर्किट होगा आई इक्वल्स टू, देखो ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो I इक्वल्स टू क्या होता है? V अपॉन आर। V मतलब E, यहाँ पे V क्या है? E। यहाँ पे V को किससे प्रेजेंट कर रहे हैं हम? E से। E क्या है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज। E अपॉन आर। E की वैल्यू है E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन
आर, है ना। क्या मैं ई नॉट बाई आर को आई नॉट लिख सकता हूँ? बिल्कुल। तो ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, यहाँ पे हमने ई नॉट बाई आर को क्या लिखा है? आई नॉट, क्योंकि जब साइन ओमेगा टी 1 हो जाएगा उस टाइम पे जो करंट की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो जो मैक्सिमम करंट होगा कितना होगा? वो ई नॉट बाई आर, उस टाइम पे साइन ओमेगा टी कितना हो जाएगा? 1। तो ये मुझे मिली करंट की इक्वेशन, और यही मुझे मिली, ये है मेरी अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन। ठीक है, अगर इनका फेजर डायग्राम बनाए तो देखो, क्या इनके बीच में कोई फेज एंगल है? इनके बीच में कोई भी फेज एंगल नहीं है, दोनों सेम फेज में हैं, करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में हैं। चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं इनका, फेजर डायग्राम। ठीक, सबसे पहले बनाएंगे वोल्टेज। देखो बड़ा कौन बनेगा? वोल्टेज के करंट। मैक्सिमम वैल्यू किसकी है? जो वोल्टेज है वो है ई नॉट, और जो करंट है आई नॉट, उसकी वैल्यू कितनी है? ई नॉट बाई आर, यानी कि जो ई नॉट का वेक्टर होगा वो आई नॉट के वेक्टर से बड़ा बनेगा। तो बनाते हैं पहले हम ई नॉट, ये है अपना ई नॉट। ठीक है, ये जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज को लेते हैं हम ओमेगा टी। अब देखो, क्योंकि दोनों के बीच में फेज सेम है, यानी कि इसका भी कितना एंगल है? ओमेगा टी, तो ये भी इसी एंगल पे आएगा, करंट भी। लेकिन इसकी वैल्यू जो है आई नॉट की वो ई नॉट से लेस है, तो इसको हम, जो इसका वेक्टर होगा वो इससे थोड़ा सा छोटा होगा, ये होगा आई नॉट। इस एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन क्या होगा? ये जो वैल्यू होगी ये होगी आई, है ना, और ये जो ऊपर वाली वैल्यू होगी ये क्या होगा? ई, ये होगी ई। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और ये इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये होगा इनका फेजर डायग्राम। ठीक, इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे बात करेंगे हम एसी सर्किट कंटेनिंग अ इंडक्टर। ठीक है, अभी हमने क्या लगाया? रेजिस्टर, फिर लगाएंगे आगे हम इंडक्टर। इसको नोट कीजिए आप, फिर आगे बात करते हैं। चलिए जो सेकंड है उसकी बात करते हैं, एसी सर्किट विद एन इंडक्टर ओनली। देखो इंडक्टर हमने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में, क्या होता है? ऐसे करके कॉइल, है ना, इसके अक्रॉस जो इंड्यूस ईएमएफ होती है उसकी वजह से यहाँ पे इंडक्टर आता है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल एल। ठीक है, अगर सोर्स अल्टरनेटिंग सोर्स है तो इसके ऊपर एक इंड्यूस ईएमएफ होगी जिसकी वैल्यू होगी माइनस एल डी आई ओवर डी टी। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल, वो इसके अक्रॉस जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है वो है ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, चलिए तो जो नेट, अगर यहाँ पे आप लगाए, हम सर्किट लगाएं केवीएल, क्या लगाएं? केवीएल। तो जो नेट क्या होता है? केवीएल, द नेट एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल विल बी जीरो। ठीक है, तो कितनी पोटेंशियल है? एक है ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई इक्वल्स टू ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी माइनस एल डी आई ओवर डी टी, और इन दोनों का सम कितना होगा? जीरो। ठीक है, क्या हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू एल डी आई ओवर डी टी, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे इसको रब करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं इसे। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्या निकालनी है? देखो हमारे पास वोल्टेज की इक्वेशन है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो पर हमें क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा? अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, क्योंकि जो सोर्स होता है वो क्या देता है हमको? अल्टरनेटिंग वोल्टेज या वोल्टेज। हम फाइंड कर रहे हैं क्या? करंट। और फिर दोनों को जब मिल जाएगी इक्वेशन दोनों की, तो क्या बना देंगे हम? फेजर डायग्राम। चलिए क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा ई नॉट बाई एल डी आई ओवर डी टी ई नॉट साइन ओमेगा टी, और रह गया। ठीक है, क्या हम इसको डी आई इक्वल्स टू ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी लिख सकते हैं। दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट कर दें तो क्या हमको करंट मिल जाएगा? बिल्कुल। तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा ई नॉट बाई एल, तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या अंदर? साइन ओमेगा टी, है ना, और साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। ठीक,
तो ये आएगा आई इक्वल्स टू आई नॉट बाई एल ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी। और हम जानते हैं कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है ना, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू ई नॉट एल ओमेगा माइनस साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। ठीक, और हमको ये भी पता है कि माइनस जो साइन थीटा होता है वो साइन माइनस थीटा के इक्वल होता है। ठीक, यानी कि साइन माइनस को अंदर ले जाता है, तो ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू ई नॉट एल ओमेगा या ओमेगा एल, और ये हो जाएगा जो माइनस है ये अंदर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो ये मिली हमें करंट की इक्वेशन। इधर इसको क्या मैं आई नॉट क्यों क्या लिख सकता हूँ मैं, ई नॉट बाई ओमेगा एल, है ना, आई नॉट क्या लिख सकता हूँ, ई नॉट बाई ओमेगा एल, क्योंकि जो करंट की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू पे। जब ये वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू जब 1 हो जाएगा, उस टाइम पे जो हमको करंट मिल रहा होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम। तो इसकी जगह मैं आई नॉट पुट कर सकता हूँ, तो जो मुझे करंट की इक्वेशन मिल रही है वो मिल रही है आई नॉट साइन ओमेगा आई नॉट साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, अब बनाते हैं इसका फेजर डायग्राम। चलिए कैसे बनेगा इसका फेजर डायग्राम देखते हैं। पहले बनाते हैं हम वोल्टेज का, और देखो जो वोल्टेज है वो अब भी ज़्यादा है और वो जो मैक्सिमम करंट है वो कम है, तो ये होगी वोल्टेज, ये होगा ई नॉट, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ओमेगा टी। ठीक है, जो करंट है वो वोल्टेज से पाई बाई टू फेज पीछे चल रहा है, लेकिन कि यहाँ पे वोल्टेज लीड कर रही है और करंट लैग कर रहा है। जो करंट है वो वोल्टेज से देखो कितना पीछे चल रहा है, माइनस पाई बाई टू, फेज एंगल कितना इनके बीच में, माइनस पाई बाई टू। ठीक है, तो जो हम करंट का वेक्टर बनाएंगे वो ये जो ये जा रहा है क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा टी, वो आएगा क्लॉकवाइज पाई बाई टू, यहाँ से जो आएगा वो आएगा पाई बाई टू क्लॉकवाइज। ठीक है, ये एंगल होगा, यहाँ से ये एंगल होगा 90, ये एंगल होगा 90, और ये एंगल होगा कितना, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, और ये वैल्यू होगी इसकी आई नॉट, और यहाँ पे जो डिस्टेंस ये जो प्रोजेक्शन मिल रहा है मुझे नेगेटिव में, ये मिल रहा है मुझे इंस्टेंटेनियस करंट का, है ना, और इधर जो प्रोजेक्शन मिल रहा है मुझे वो मिल रहा है ईएमएफ सॉरी अल्टरनेटिंग वोल्टेज का एट एनी इंस्टेंट। ये है इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग वोल्टेज और ये है इंस्टेंटेनियस करंट, है ना। तो इस केस में जब इंडक्टर है तो उसमें कौन लीड कर रहा है, उसमें वोल्टेज लीड करती है, करंट लैग करता है ना। तो वोल्टेज लीड कर रही है, वोल्टेज लीड्स इन केस ऑफ इंडक्टर ओनली, इसको बोलते हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, चलिए अब इसमें देखने वाली बात हो रहा है, अगर मैं इस आई नॉट देखो, अगर मैं इस आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाई ओमेगा एल को कंपेयर कर दूं विद आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाई आर, है ना, तो जो काम यहाँ पर रेजिस्टेंस कर रहा है क्या वो वही काम यहाँ पर ओमेगा एल कर रहा है ना। क्या बोला मैंने, जो काम यहाँ पर रेजिस्टेंस कर रहा है वही काम यहाँ पर ओमेगा एल कर रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी कि ओमेगा एल है वो कुछ नहीं है, वो इस इंडक्टर के लिए एक रजिस्टर है ना, वो सर्किट के लिए रजिस्टर की तरह काम करेगा, जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, है ना, जिसको दिखाते हैं हम एक्सएल से, और एक्सएल इक्वल्स टू होता है ओमेगा इंटू एल। क्या मैं ओमेगा को 2 पाई इंटू एफ लिख सकता हूँ, बिल्कुल 2 पाई बाई टी, और 1/t क्या होता है, एफ। तो ये होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो कि कुछ नहीं है, एक रजिस्टर है फॉर इंडक्टर। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है ऐसा यूनिट, अगर ये रजिस्टर है तो उसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, ओ, क्या होगी, ओ। तो ये होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं एसी सर्किट विद कैपेसिटर ओनली। एसी सर्किट 2 बार लग गई है विद यहाँ पे, है ना, इसको सही कर लेंगे, एसी सर्किट विद एन इंडक्टर ओनली। ठीक है, तो इंडक्टर में क्या हो रहा है, वोल्टेज लीड कर रही है और करंट लैग कर रहा है। करंट क्या कर रहा है, लैग, करंट इज लैगिंग, यानी कि पीछे चल रहा है करंट पाई बाई टू, कितना भी चल रहा है, पाई बाई टू। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे।
समझ में आया ना क्या होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस? इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है? इंडक्टर का रेजिस्टेंस है। जैसे जैसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, कोई वायर है उसके अंदर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रजिस्टर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है उसको रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, है ना, समझ लो। और इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बात करेंगे हम जब एसी एसी सोर्स के साथ एक कैपेसिटर लग रहा हो। क्या लग रहा हो? कैपेसिटर, ठीक है। तो एसी सर्किट विद कैपेसिटर ओनली। थर्ड जो है वो है एसी सर्किट विद आ कैपेसिटर ओनली। ठीक है, एक कैपेसिटर लिया जिसका कैपेसिटेंस है कैपिटल सी, उसको एक एसी सोर्स से लगा दिया जिसकी एट एन इंस्टेंट जो इक्वेशन है वो है ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका कैपेसिटेंस है सी, ठीक है। अब वही करना है, इसमें क्या फाइंड करेंगे? पहले करंट फाइंड करेंगे और फिर देखते हैं लैग कर रहा है लीड कर रहा है क्या इसका फेजर डायग्राम होगा। तो हम जानते हैं सी इक्वल्स टू होता है क्यू अपॉन वी, है ना। सी इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू अपॉन वी, यानी कि इसकी बात करें तो लिखेंगे क्यू अपॉन ई, यानी कि क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सी इंटू ई, और ई की वैल्यू क्या है? सी इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी, है कि नहीं। चलिए, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मुझे करंट मिल जाएगा। करंट क्या होता है ना, करंट होता है आई इक्वल्स टू डी क्यू ओवर डी टी। उसको अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? करंट की इक्वेशन मिल जाएगी। देखते हैं, देखो सी और एफ ई नॉट तो क्या है? कांस्टेंट है, ये तो बाहर रहेंगे, बाहर ही है ना। और साइन ओमेगा टी का इनटू डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? देखो जो कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन में बाहर आ जाता है तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी, ठीक है। आई इक्वल्स टू क्या लिख रहा है ये? सी ई नॉट ओमेगा, है ना, और मैं कॉस ओमेगा टी को क्या मैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर हम कंपेयर कराएं और इसको भी क्या लिख सकते हैं? आई इक्वल्स टू आई नॉट वन अपॉन सी ओमेगा लिख लूँ, है ना, इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये मिली मुझे करंट की इक्वेशन। अब देखो जब क्या होगा? जब साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू 1 हो जाएगा उस टाइम पे ये वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम, यानी कि जो आई नॉट होगा वो क्या होगा? आई नॉट होगा ई नॉट अपॉन 1 सी ओमेगा, है ना, ये वैल्यू होगी आई नॉट की। अगर इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं तो जो इक्वेशन मिल रही है आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये मुझे इक्वेशन मिल रही है किसकी? अल्टरनेटिंग करंट की। ये मुझे मिला था अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अब ये मिली है मुझे अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसका फेजर डायग्राम। तो इसका फेजर ड्रॉ करें, सबसे पहले ड्रॉ करते हैं हम करें किसको? वोल्टेज वेक्टर को। ये रहा वोल्टेज ई नॉट, है ना, और ये बना रहा है यहाँ से एंगल ओमेगा टी। अब देखो जो करंट है और जो वोल्टेज उसके बीच में जो फेज एंगल है प्लस पाई बाई टू है, यानी कि जो करंट है वो पाई बाई टू आगे चल रहा है किससे? वोल्टेज से। और देखो वैल्यू कैसी है करंट की? जो मैक्सिमम करंट है उसकी वैल्यू आएगी, इसको और सोल्व कराएं, आई नॉट इक्वल्स टू सी ओमेगा इंटू ई नॉट, यानी कि ई नॉट में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि अब की बार जो करंट की वैल्यू होगी इन केस ऑफ कैपेसिटर वो ज्यादा होगी, ठीक है। और ये जो फेज एंगल है कितना है? पाई बाई टू, तो ये ओमेगा टी से पाई बाई टू आगे चल रहा होगा, यानी कि कुछ ऐसे, नहीं तो टेढ़ा बन गया, सीधा बनाते हैं अभी, ऐसे करके मिल रहा होगा हमको करंट। और ये जो एंगल होगा ये कितना होगा?
90, ठीक है। टोटल एंगल कितना होगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई, यहाँ से ये एंगल कितना होगा टोटल ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक। ये जो मुझे मिल रही होगी वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन मिल रहा है मुझे, ये क्या है, ये है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ जो मुझे प्रोजेक्शन मिल रहा होगा इसका, ये आई नॉट है, ये क्या होगा, ये होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यानी कि अब की बार कौन लीड कर रहा है, अब की बार करंट लीड कर रहा है, अब की बार करंट लीड कर रहा है, ठीक है, और वोल्टेज लैग कर रही है। वोल्टेज लैगिंग करंट लीडिंग, ठीक। अब देखो अगर मैं इस इक्वेशन को, इसको अब हम बात करेंगे, पहले हमने क्या पढ़ा था, इंडक्टिव रिएक्टेंस, अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, देखते हैं। तो दिखाते हैं हम एक्स सी से, ठीक है। अगर हमको कंपेयर करें आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट 1 अपॉन ओमेगा सी को कंपेयर करें आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाई आर, तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस की वैल्यू मुझे मिल रही है वो कितनी मिलेगी, 1 अपॉन ओमेगा सी, जिसी को बोलते हैं हम क्या, एक्स सी। एक्स सी कुछ नहीं है, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। कैपेसिटर का रेजिस्टेंस उसको क्या बोलते हैं हम, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसकी वैल्यू होती है एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ इंटू सी। ये होता है अपना कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ऐसा यूनिट इसकी भी क्या होगी, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है, इसकी यूनिट होगी ओ, क्या होगी ओ, ठीक है। ये होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक। अगर फ्रिक्वेंसी का ग्राफ बनेगा तो कैसा बनेगा, एक्सी का फ्रिक्वेंसी साथ, तो ये बनेगा ऐसे करके, 1 अपॉन जो एक्स सी है वो प्रोपोर्शनल है किसके, 1 अपॉन एफ के, है ना। ये किसका बनाया हमने, इंडक्टिव सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, इसका ग्राफ है ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, ठीक है। अगर ऐसे हम बनाए इंडक्टिव रिएक्टेंस का, तो देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो फॉर्मूला था वो था एक्स एल इक्वल्स टू 2 पाई एफ इंटू एल, यानी किसका कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन, जो एक्स एल है वो प्रोपोर्शनल है किसके, एफ के, ठीक है। इसका जो बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ये होगा एक्स एल इक्वल्स टू एक्स एल इज प्रोपोर्शनल टू एफ, ठीक। ये होते हैं इनके ग्राफ्स, ये फ्रिक्वेंसी और एक्स एल, ये फ्रिक्वेंसी और एक्स सॉरी ये एक्स सी होगा, ये एक्स एल होगा, ठीक है। तो ये था फेजर डायग्राम। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम सीरीज आरएल सर्किट की, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो इसको लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।